इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम सुमित बैनर्जी, फिर एक बार जुड़ा हूँ लर्निंग प्लेटफॉर्म विद सुमित के साथ। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 2, आज लेक्चर 2। हम इस चैप्टर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप कुछ बोर्ड में अलग देख पा रहे हो, एम 80 आउट ऑफ 80 आपको आना चाहिए, ठीक है। एकदम मन लगा के पढ़िए, मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है मैं शुरू करूंगा गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट से। लास्ट हमने अनबैलेंस्ड फोर्स किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, फिर गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट में जाऊंगा। जैसे एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट पूछा था और एक्सीलरेशन डिफाइन करने बोला था। आप लोग नोट्स देख लीजिएगा अगर आप लोग लिखे हो। एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बस और कुछ नहीं। और फोर्स, अप्लाइड फोर्स का एग्जांपल देने बोला था, किक करना, ठीक है। फिर बैट से मारना बॉल को, जब बॉल करता है और बैट्समैन बैट बॉल को मारता है बैट से, तो वो भी एक टाइप का फोर्स अप्लाइड का एग्जांपल है। फोर्स को डिफाइन करना बताया था आपको, डेफिनेशन लिखवाया था, है ना। तो वो दो तरीके से लिखाया था, एक शॉर्ट लिखाया था, उसके बाद जब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बताया तो भी एक लिखाया था। तो आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा। तो यही सब कुछ क्वेश्चन दिए थे, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। आज हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड को। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, EXPT लिख दे रहा हूं, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, देखो। गैलीलियो का एक प्लेन था कर्व टाइप का, उसमें उसने क्या कहते हैं, एक आप लोगों के बुक में क्या दिया है मेरे को पता नहीं, एनसीईआरटी देखना अच्छे से। कोई एक ऑब्जेक्ट या फिर बॉल को उसने ऊपर से छोड़ा था, ठीक है, रिलीज कर दिया था बॉल को, ठीक है। तो क्या हुआ था, अब गैलीलियो तो एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट है, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा। उसका नाम है गैलीलियो गैलीली, जिसने टेलीस्कोप का डिस्कवरी किया था, ठीक है। तो इसने क्या किया, बॉल को रिलीज किया। अब बॉल यहां आएगा कि नहीं, एक समय तो अपने आप आया। आपने कभी नोटिस किया है कि नहीं, आप लोग एक बाउल लेके बैठिए अगर आपके पास अभी समय है, तो वो एक बार ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। तो बॉल अपने आप ऊपर नीचे कर रहा है बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स के। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया कि नो एक्सटर्नल फोर्स is required for continuous motion of object। प्लेन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये बात हर जगह सही नहीं है। अब ये प्लेन ऐसा ही था कि बॉल अपने आप मूव कर रहे ऊपर से नीचे, लेकिन अगर सीधा हुआ तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स तो उसे रोक ही देगा एक समय के बाद। तो इसीलिए ये था गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। इससे तो सवाल पूछता नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आप इसका क्या कर लीजिए एक बार, ठीक है। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट हो गया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, ठीक है। जो भी छोटा मोटा टॉपिक है वो मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हुआ। अब हम जानेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लॉज ऑफ मोशन, पॉपुलरली नोन एज NLM, Newton's law of motion. This NLM is a very big problem of student. Most of the student face many problems in this three Newton's law. But don't fear, when Sumit is here. Now I am going to explain one very important topic before I explain the Newton's first law. That is inertia. अब inertia क्या चीज है, इनर्शिया क्या है, पहली बार इस टर्म को सुन रहे हो? नहीं, ये रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, आप लोग सुन चुके, आपको बताया भी है, मैं बस डेफिनेशन भी लिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो इट इज द
टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी सुना है आप लोगों ने? टेंडेंसी आप लोगों का टास्क रहेगा व्हाट इज टेंडेंसी लिखना। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड है तो मेरे को भी मीनिंग इसका मेरे को पता है ऐसे, लेकिन आपको एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग एक बार सर्च करिए। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो ये टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट का टू रेजिस्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एट कांस्टेंट स्पीड लिखिए। कांस्टेंट स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन में इसको थोड़ा सा ऐड करिए, ये बहुत जन छोड़ देते। तो कांस्टेंट स्पीड में ये एक ऐसा टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट को रेजिस्ट करने का या फिर मोशन का कांस्टेंट स्पीड में, ठीक है? स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन से कांस्टेंट स्पीड में, ठीक है? यानी यूनिफॉर्म मोशन भी लिख सकते थे डायरेक्टली, और रेस्ट मतलब कि रेस्ट, एकदम रेस्ट। चलिए, आई होप आपको समझ में आया। तो न्यूटन जी का पहला लॉ क्या था? तो अब मैं बताने जा रहा हूं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए कि डेफिनेशन कैसे लिखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग, ये शॉर्ट फॉर्म है अकॉर्डिंग का, ठीक है? आप लोग पूरा लिखिए, आपको पता है, चल रहा होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, मैं डायरेक्ट फर्स्ट लॉ लिख दे रहा हूं, ठीक है? मोशन नहीं लिख रहा, आप लोग लिख सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया बोलते हैं ना इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, an object will continue its state of rest, will continue, सेम है लगभग पहले जैसे ही, will continue, inertia है इसलिए तो law of inertia इसलिए कहते हैं, will continue its state of rest और uniform motion, state of rest और uniform motion, um लिख दे रहा हूं, पूरा लिखिए, uniform motion। So state of rest or uniform motion until and unless some external force, something cause it to change, कुछ जब तक उसको चेंज ना करे, ऐसा कुछ ना दिया जाए जिससे वो चेंज हो, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही है कि जब स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब, अब आप एक बात बताओ, आपको एक पेन दिखाई दे रहा है, हल्का सा रख रहा हूं, अरे यार गिर जा रहा है, ये पेन अभी रेस्ट में है, आप बताओ क्या पेन हिल रहा है? मैं तो इसको पेन को देख ही जा रहा हूं, हिल तो नहीं रहा। अब मैंने लगाया फोर्स, अब पेन हिल रहा है, पेन तो नहीं मारते हिल रहा है। तो कहने का मतलब यही है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यही है, जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दो तब तक बॉडी रेस्ट ही कंटिन्यू करेगा। और ये मान लो गाड़ी है, कार मूव किए जा रहा है, कार में जब तक तुम ब्रेक अप्लाई नहीं करते कार क्या रुकता है? तो वही चीज कि अगर मूविंग बॉडी है तो अगर तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दो तो वो मूविंग बॉडी रुकता नहीं, और अगर रुका हुआ है तो वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक तुम एक्सटर्नल फोर्स ना दो। तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और एक नाम से जाना जाता है, बताओ क्या बोलते हैं उसको? अभी गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट दिया, गैलीलियो का ही एक टाइप का लॉ था, तो न्यूटन के साथ साथ गैलीलियो का भी रोल है, तो गैलीलियो का भी रोल है, तो इसको और एक नाम से जानते हैं, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसे बुलेट देके लिखिए कि इट इज आल्सो नोन एज गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। एक मार्क्स यानी एमसीक्यू में आ सकता है, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया खत्म, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ खत्म। इसके 3 टाइप्स होते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के, मतलब इनर्शिया के। मेरे को इनर्शिया के टाइप्स पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लॉज ऑफ मोशन को मिटा नहीं रहा क्योंकि हुआ नहीं। अब मैं इधर ही डिस्कस कर देता हूं। इनर्शिया के जो 3 टाइप्स हैं उसका डेफिनेशन आप लोगों का लिखने का काम है, लेकिन मैं बस तीनों टाइप दिखा दे रहा हूं। थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करना है। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक है इनर्शिया ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा आप लोगों को क्या आ सकता है। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अच्छा 2 बार लिख दिया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक है, डायरेक्शन। गलती मत करना, जब भी टाइप पूछे एकदम ठीक से देखना कि क्या लिख रहे हो। तो एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बस बता दे रहा हूं डेफिनेशन, आप लोगों का खुद का लिखने का टास्क है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। Inertia of rest. According to inertia of rest, a body will continue its state of rest until and unless some external force subjected to it. Understand? Some external force subjected to it. According to law of inertia of motion, an object will continue its state of uniform motion until and unless some external force subjected to it. Yes. Inertia of direction. Inertia of direction का भी डेफिनेशन सेम है लगभग लगभग, बस अब थोड़ा सा लैंग्वेज बदलना है कि एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मींस कंटिन्यू इट्स डायरेक्शन इन विच इट मूव्स until and unless it is external force subjected to it to change its direction. अभी सीधा चल रहा है तो जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया जाएगा तो वो इधर उधर चल पाएगा, मतलब डायरेक्शन चेंज कर पाएगा, सीधा बात यही है। तो अब एग्जांपल्स बहुत पूछता है, इन तीनों इनर्शिया के एग्जांपल बहुत पूछते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या एग्जांपल है? बहुत कॉमन एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या रखा है? कंटेनर में सिक्का रखा है, कॉइन। ये क्या है? गोल गोल सा ये कॉइन है। कॉइन को रखा है कार्डबोर्ड के ऊपर, कार्डबोर्ड को रखा है ग्लास के ऊपर। कार्डबोर्ड को तुमने जस्ट फ्लिक किया, मतलब ऐसे मारा है। पेन फाइट में कैसे खेलते हो? पेन फाइट बहुत पसंद करते हो ना आप लोग, पेन फाइट के तरह ही मैं बता रहा हूँ। मान लो पेन फाइट को ऐसे मारते हो, तो उसी तरीके से आपने फ्लिक किया, मारा, तो कार्डबोर्ड हट गया, लेकिन कॉइन क्या हो गया? नीचे गिर गया। कॉइन कार्डबोर्ड के साथ नहीं गया, लेकिन कॉइन नीचे गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कॉइन है उसने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को रेजिस्ट करके रखा था, इसीलिए। तो ड्यू टू कॉइन्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे डस्ट जो है कारपेट से आप झाड़ते हो तो डस्ट निकल जाता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे आप गाड़ी चल रहा है, ठीक है, आप तो रेस्ट में हो, लेकिन गाड़ी जैसे ब्रेक किया आप आगे की तरफ मूव कर गए, तो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और मान लो तो यही इनर्शिया ऑफ मोशन भी है। जैसे आप पीछे गिर जाते हो, कभी कभी पीछे गिरते हो ना, सडनली एक्सेलरेट कर दिया, तो कार के इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आप लोग बैकवर्ड की तरफ गिरते हो, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जैसे कार जैसे सीधा मूव कर रहा है, कार जैसे सीधा मूव कर रहा है तो ठीक है। मान लो सडनली यू टर्न लिया, तो आप लोग क्या करते हो? इस तरफ गिर जाते हो। दरवाजा मान लो यहाँ है, इधर एक दरवाजा यहाँ, तो इस दरवाजे की तरफ गिर जाते हो। टेंड्स टू मूव आउटवर्ड टुवर्ड्स द डोर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो डायरेक्शन जब जैसे ही सडनली यू टर्न लेते हो तो आप बाहर की तरफ गिर जाते हो, तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। अब डेफिनेशन आपको बता दिया, एग्जांपल भी बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और ये जो कॉइन वाला सवाल है बहुत पूछता है, पॉपुलर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन। ये है फेमस क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने न्यूटन के लॉ खत्म कर दिए, इनर्शिया खत्म कर दिया, इनर्शिया का टाइप खत्म कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। अब न्यूटन के सेकंड लॉ जाने से पहले, मैं न्यूटन का सेकंड लॉ में अब जाने वाला हूं, तो उससे पहले मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो कि है मोमेंटम। मोमेंटम 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 दिखाई दे रहा है? मोमेंटम, बताओ मोमेंटम क्या होता है?
मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, यही तो पढ़ा है हम लोग को, बिल्कुल होता है, मैं गलत नहीं मानता। लेकिन अगर एग्जाम में आप मास इनटू वेलोसिटी लिखोगे तो काफी है, 11th में फिर पढ़ोगे फिर वही लिखोगे, तब काफी नहीं है। तब क्या लिखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन या अमाउंट ऑफ फोर्स लिख सकते हो, मोशन भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। तो इसको लिखना पड़ेगा, इतना ऐसा डेफिनेशन लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा कॉपी में, जिस आंसर शीट पे आप लिख रहे हो इस आंसर को। अमाउंट ऑफ मोशन, द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय बॉडी, कंटेन्ड बाय बॉडी, कंटेन्ड बाय बॉडी। मैथमेटिकली या फिजिकली, फिजिक्स में it is defined as product of mass and velocity, mass and velocity, ये तो पढ़ाया गया है ना आप लोगों के स्कूल में। अब मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम थिंग्स, बोथ आर सेम थिंग्स। नाउ रिलेटेड टू मोमेंटम मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाने जा रहा हूं। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, डिनोटेड बाय पी, पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। चलिए इतना आपको पता ही होगा, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम का ऐसा यूनिट से पहले मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्यों है वेक्टर, ये तो पूछेगा ना, तो मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है। मैंने बोला था मोशन चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो एक बार उस वीडियो को खोल के देख लीजिए। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी का, कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, उसे पी से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या है मोमेंटम का, ऐसा यूनिट होता है मास का क्या होता है केजी, और स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड हो गया इसका ऐसा यूनिट मोमेंटम का। तो ये कुछ की पॉइंट्स दिखा दिए रिलेटेड टू मोमेंटम, यानी कि आप लोग मोमेंटम को लिख सकते हो P इक्वल टू एम ई, एम भी नॉट एम ई, सॉरी एम भी, एम हियर एम रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ द बॉडी, भी रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइनल वेलोसिटी नहीं, ओनली वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ द बॉडी। आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए तो एक बार रिवाइज करा देता हूं। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय बॉडी, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, डिनोटेड बाय p, एक वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट क्या है केजी मीटर पर सेकंड, केजी मास का होता है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का होता है, p इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी से डिनोट करता है, मतलब फार्मूला होता है मोमेंटम का, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, क्योंकि सेकंड लॉ जो है इसके रिलेटेड है, इसलिए इससे पहले मैंने इसको थोड़ा बता दिया। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट बताना है, तो अगर उसको मैं आपको न्यूटन के सेकंड लॉ के बाद बताऊंगा, ठीक है, उसको न्यूटन के सेकंड लॉ के बाद बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एग्जाम से कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, तो अभी मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा और एक क्वेश्चन भी आपको दूंगा, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे नहीं आते लेकिन आते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मोमेंटम का, जैसे अ ट्रक ऑफ मास 1000 kg, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को, ये एग्जांपल है, ठीक है। दिख जा, ट्रक ऑफ मास 1000 kg, 1000, ये 1000 है, ठीक है, 1000 kg, 1000 kg and 1000 kg moving with velocity, moving with
50 मीटर पर सेकेंड, what is the momentum of the truck? what is the शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिए. what is the p मींस मोमेंटम ऑफ द बॉडी. आपको हमेशा फुल ना लिखे एग्जाम में, p ही दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइए. p जो है मोमेंटम को डिनोट करते हैं. चलो एक सॉल्व कर देता हूं, फिर आपको दूंगा ऐसे ही क्वेश्चन. ठीक है, एक सॉल्व कर देता हूं. क्या आप लोग जानते हो कि मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी? अभी तो बताया, स्कूल में भी पढ़ा है, जहां पर भी पढ़े हो. तो मोमेंटम अभी नहीं निकाल सकते. वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड 1000 केजी, मास केजी. ठीक है, हमेशा ये देख लेना कि एसआई यूनिट में है कि नहीं. एसआई यूनिट में अगर नहीं है तो करना उसको, क्योंकि एसआई यूनिट में ही रहना चाहिए ये. इस चीज को ध्यान में रखना. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर 1000 केजी मेरा मास है, उसको 50 से इंटू करूंगा तो पास तो पास ही रह जाएगा, लेकिन उसके बाद 4 जीरो आ जाएगा. तो 50,000 केजी मीटर पर सेकेंड जो ऐसा यूनिट है वही होगा. तो यही मोमेंटम है. दिस इज द मोमेंटम ऑफ द ट्रक. अच्छा, इनर्शिया का एक टॉपिक रह गया था, मेजर ऑफ इनर्शिया. मेजर ऑफ इनर्शिया रह गया था, मैं भी भूल जाता हूं. चलो ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए. इसको नोट डाउन कर लीजिए. अरे नहीं, नोट डाउन नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. चलिए मैं मिटा रहा हूं. आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसको थोड़ा सा बता दूं, फिर और एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा. जो मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया पढ़ाया तो उसके नीचे अगर जगह है तो ठीक है, वरना अलग से लिखो. मेजर ऑफ इनर्शिया क्या होता है जानते हो? मास. मास ही होता है मेजर ऑफ इनर्शिया. अब आप लिख सकते हो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, डायरेक्टली लिख सकते हो. तो मास जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ही ज्यादा, मास जितना कम उतना ही इनर्शिया कम. यानी मास, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम इनर्शिया कम. तो बताओ एक छोटू सा सवाल, ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है कि कार का? ट्रक का ज्यादा है और कार का? बताओ बताओ, सोचो. ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा ना, क्योंकि ट्रक का मास कार के कंपेयर में ज्यादा होता है. कार का मास कब से ज्यादा होने लग गया? तुम भी कमाल करते हो. चलो ठीक, यही टॉपिक था, मेजर ऑफ इनर्शिया. मास जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा, मास जितना कम इनर्शिया उतना कम. चलिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, तो मास जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा, मास जितना कम इनर्शिया उतना कम. अब मोमेंटम का एक सवाल करवा रहा हूं मैं, एक कुछ सेकंड में आया. आप लोग बोर्ड की तरफ ही ध्यान दीजिए. जैसे यहां एक क्वेश्चन है, what will be the momentum of a stone, will be the momentum of a stone having mass 20 kg, when it is thrown with a velocity of 2 meter per second. When it is thrown with a velocity of 2 meter per second.
ठीक है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा स्टोन का, पी क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा अगर मास 20 केजी है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, बताओ, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, ठीक है। मेरे को तो ये क्वेश्चन करने का बहुत उत्सुकता हो रहा है। तो मैं तो ये क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग पॉज करिए, आप लोग भी करिए, ठीक है, एक करोगे तो आप लोगों को खुशी होगा, जितना बनाओगे उतना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा लगेगा। तो P इक्वल टू mv, we all know this is the universal formula, momentum equal to mass into velocity, mass is given 20 kg, velocity 2, so 40 kg meter per second। ओके, कुछ भी नहीं था, कुछ था क्या इसमें, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्होंने नहीं बनाया, जिनको दिक्कत हो रहा था बनाने में, ठीक है, हो सकता है समझ में ना आया हो, नया टॉपिक हो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं मिटा रहा हूं, जल्दी करना है मेरे को, ठीक है, रैपिड रैपिड। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या है क्या है, calculate the momentum of the bullet। ये खुद से करना है, ये होमवर्क है एक प्रकार, ये होमवर्क ही है, ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगा। मोमेंटम ऑफ अ बुलेट, ऑफ द लिख सकते हो, ऑफ अ बुलेट लिख सकते हो, ऑफ अ बुलेट हैविंग मास, कितना मास दिया देखें, हैविंग मास ऑफ 25 ग्राम, 25 ग्राम ऑफ 25 ग्राम इज थ्रोन। ध्यान रखना ये ग्राम में है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना, एक हिंट दे दिया आप लोगों को, यूज इज थ्रोन यूजिंग हैंड, मशीन से थोड़ी ना फेंकेगा, हाथ से ही तो फेंकेगा, मशीन से भी फेंक सकता है, अभी तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड, विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ठीक है, चलो ये अच्छा है, ये जल्दी बदलता नहीं है, लेकिन ये 0.1 दिया है तो पॉइंट में दिया है तो सही से करना, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं नहीं बना रहा, ठीक है, एक हिंट भी दे दिया कि ऐसा यूनिट में नहीं है तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं जरूर न्यूटन का लॉ ही पढ़ाऊंगा। मैंने जैसे बोला था मोमेंटम जो एक छोटा सा टॉपिक उसको पढ़ाने के बाद सेकेंड लॉ पढ़ाऊंगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या है न्यूटन जी का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स second law of motion, force is directly proportional to rate of change of momentum, change of p भी लिख सकते हो, मोमेंटम भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में p लिख दो, चेंज ऑफ मोमेंटम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p है। ये क्या बात हुआ, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। दरअसल बात ऐसा है दोस्त, दरअसल बात ऐसा है, इसका एक एक्सप्रेशन है, जब स्कूल में बहुत पूछता है, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का सवाल भी बहुत पूछता है कि देखो फोर्स जो है इज इक्वल टू चेंजिंग मोमेंटम बाय टाइम, चेंजिंग मोमेंटम बाय टाइम, है कि नहीं फोर्स? रेट बोल दिया तो टाइम ही तो होगा, रेट नहीं बोला तो टाइम नहीं होता, रेट बोला तो टाइम भी होगा, तो चेंजिंग मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंजिंग मोमेंटम कैसा है, चेंजिंग मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से, तो डेल्टा पी बाई टी, डेल्टा पी मींस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय टाइम,
या टी भी लिख सकते हो। और पी फाइनल क्या है, मास तो सही है, सेम ही है, एम ही लिख सकते हो। तो पी फाइनल क्या होगा, एम भी। अब इसका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा, तो वो भी तो एम ही होगा। तो एम यू, इनिशियल वेलोसिटी यू बाय टाइम। अब इसमें क्या करेंगे, एम को कॉमन लेंगे। एम अगर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा v माइनस यू बाई टी इक्वल टू फोर्स। फोर्स को लिखना मत भूलिए। अब एक जादू देखना, मोशन के चैप्टर में मैंने v माइनस यू बाई टी किसका फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या था v माइनस यू बाई टी, याद है? पिछले लेक्चर में एक होमवर्क भी दिया था, उसका डेफिनेशन लिखने दिया था, ऐसा यूनिट लिखने दिया था। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, v माइनस यू बाई टी। तो यहां पर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए भी तो लिख सकता हूं। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी माँ ऐसे करके आया, ये मम्मी वाला माँ नहीं, वो मास इनटू एक्सेलरेशन वाला माँ है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसे है। वो ऐसे ही जादू करके नीचे से ध्यान से गिर गया वैसा नहीं है, इसको डिराइव किया गया, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूटन का सेकंड लॉ मैंने खत्म कर दिया, एक्सप्रेशन दिखा दिया जिसमें बहुत जनों को प्रॉब्लम होता है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हम लोग का इंपल्स, जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी फॉर जस्ट नॉलेज आप लोगों को बता रहा हूं। इंपल्स ना ये बायोलॉजी वाला इंपल्स है, ना ये केमिस्ट्री वाला इंपल्स है। इंपल्स तो तीनों में ही है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। दिस इंपल्स इज फिजिक्स का इंपल्स है। इस इंपल्स को भी कभी कभी मान लो डिफाइन करने दे दिया, 11th में देता है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। इंपल्स इज it is a force for a very short interval of time. It is a force for a very short interval of time. Given नहीं, short मतलब बहुत छोटा, for very short interval of time. इसको ना हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ मोशन भी बोलते, जानते हो, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स। इट इज अ अमाउंट ऑफ, लिख दो अमाउंट ऑफ, इसको ऊपर लिख दीजिए अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो इंपल्स क्या है, फोर्स इनटू डेल्टा टी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, फोर्स इक्वल टू डेल्टा टी। अब इंपल्स जो है चेंज इन मोमेंटम भी होता है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब ऐसा क्यों, चेंज इन मोमेंटम कैसे हो गया, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, mv माइनस mu, तो वो कैसे हो गया, दिखा रहा हूं कैसे हुआ। इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी होता है, क्योंकि जो डेफिनेशन उस हिसाब से ये आया, फोर्स इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, mv माइनस mu बाई टी लिख सकते हैं कि नहीं। अरे अभी तो देखिए एक्सप्रेशन में, देखे नहीं क्या यार, सो के वीडियो देख रहे हो तो कैसे समझ में आएगा, जागो, ठीक है। इंपल्स को आप क्या कर सकते हो, m कॉमन लिया तो v माइनस यू बाई टी इंटू, मान लो ये डेल्टा को अगर कुछ देर के लिए हटाया जाए तो ये t है, डेल्टा रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, t है। अब नीचे t ऊपर t, तो ये t उस t को मार नहीं देगा, तो बिल्कुल मार देगा, 1 हो जाएगा। इंपल्स इज इक्वल टू mv माइनस mu। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हम क्या जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स इज इक्वल टू डेल्टा p। हो गया कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? इंपल्स का एसआई यूनिट क्या है, इंपल्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, क्योंकि फोर्स का न्यूटन, टाइम का क्या एसआई यूनिट सेकंड, टाइम का मिनट मत बोलना, गलत सलत बोल रहे हो। एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकंड, फोर्स का न्यूटन है ना, ठीक है। चलिए इंपल्स का डेफिनेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। नाउ अब आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपल्स कैसा यूनिट है, ये यूनिट मतलब कैसा क्वांटिटी है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी कैसा है ये आप लोगों का टास्क रहेगा कि इंपल्स कैसा क्वांटिटी है ये देख के आना, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है।
तो ये तो हो गया इंपल्स का कहानी। अब एक ग्राफ भी है, उसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरी। इंपल्स मोमेंटम थ्योरी या फिर ग्राफ बोल दो डायरेक्ट। इसका एक ग्राफ है, जैसे यहां पर एक बनाया, मैं ग्राफ तो ज्यादा डिस्कस करता नहीं, फिर भी आज कर रहा हूं। तो एफ यहां पर, टी यहां पर, ये तो पता ही है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसको एक्स बोलते हैं कुछ लोग, इसको वाई बोलते हैं, चेंज कर देते हैं और मार्क्स ले लेते हैं, टीचर को बोलते हैं मार्क्स दो यार। लेकिन जो प्रथा से चलते आ रहा है कि यही एक्स है यही वाई है, तुम उसको कैसे बदल सकते हो? तो ये तो कन्वेंशन है। कुछ ऐसी चीजें जिनके लिए प्रूफ दिया ही नहीं जा सकता, वो है, उसको सालों से माना जा रहा है, तो अभी भी माना जाएगा। ठीक है, समझ लो। तो अब इसको यहां से ज्वाइन किया, यहां से ज्वाइन किया। अब इसका जो एरिया है जानते हो क्या है? जो एरिया जो है एफटी कर्व, एफटी कर्व बोलते हैं इसको। जो एरिया अंडर एफटी कर्व है वो क्या देता है जानते हो? वो इंपल्स देता है। वो क्या देता है जानते हो? चेंज इन मोमेंटम देता है, क्योंकि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो अगर इंपल्स दे सकता है तो चेंज इन मोमेंटम क्यों नहीं दे सकता? तो दोनों ही दे सकता है। तो इसको लिखिए, बुलेट देखिए, द एरिया अंडर ft ग्राफ, ft कर्व लिखिए, ft कर्व गिव्स इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम, दैट्स ऑल। इसके अंदर और कुछ खास पढ़ने का नहीं है। हो गया इंपल्स मोमेंटम थ्योरी कंप्लीटेड। कि ये जो कर्व है इसका जो एरिया है कुछ भी हो वो क्या होगा? इंपल्स देगा या फिर चेंज इन मोमेंटम देगा। ठीक है, स्क्वायर का एरिया आपको पता है, साइड इनटू साइड, इतना पता रहना चाहिए स्क्वायर। रेक्टेंगल का L इनटू बी, एल बी। ट्रेपेजियम का याद कर लेना, वो आपका टास्क रहेगा, लिख कर लाना। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरी हो गया, बहुत छोटा टॉपिक था। इंपल्स भी होगा, वो भी बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ था। चलिए मिससे मैं मिटा रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक शायद, जो कि है, अच्छा एक न्यूमेरिकल लिखिए। अ बॉडी ऑफ मास 8 kg moves with a acceleration of 5 meter per second square. Determine the force of the body. The force of the body. ये न्यूमेरिकल है, इसको कैसे करोगे बताओ? हमेशा जब भी ये सब डेटा दिया जाता है आप इसको पहले लिख लीजिए। तो आप सोचिए कि इससे क्या फॉर्मूला हो सकता है। मास दिया 8 kg, एक्सेलरेशन दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने इन दोनों के रिलेटेड? जो इन दोनों, ये दोनों जिसमें हो, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, तो वही यूज करोगे तो उससे आ जाएगा। तो 40 क्या न्यूटन, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 40 न्यूटन भी लिख सकते हो और 40 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछना मत 40 कैसे आया, अरे दोनों का प्रोडक्ट करके आया, बस हो गया, छह ही नहीं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, याद आया बोल के दे दिया। जिससे छूट गया हो वो पीछे कर लीजिए वीडियो को, अगर स्क्रीनशॉट ना लिया हो किसी का भी। ठीक है, बार बार देखिए, अगर समझ में ना आए, कभी ना कभी तो समझ में आएगा। चलिए थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन, पहले लिखा देता हूं फिर थोड़ा सा समझाऊंगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो पूरा लिखे अपोजिट। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। The nature, it exists in action reaction pair. ये action reaction pair में exist करता है, it exists in action reaction pair
द नेचर ऑफ द पेयर शुड बी सेम, पेयर का जो नेचर है वो सेम होगा, शुड बी सेम, सेम होना चाहिए, होता भी है, पता नहीं पता नहीं होता है, ठीक है। द नेचर ऑफ द पेयर शुड बी सेम, it always acts on two different bodies, it always acts on two different bodies जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे वेट लगेगा इक्वल टू mg, इस पे ऊपर की तरफ लगेगा जिसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, तीनों ही बोलते हैं। तो हुआ कि नहीं, तो बॉडी क्या नीचे धंस जाता है कि ऊपर उड़ जाता है, कुछ भी नहीं होता, बस प्लेन में खड़े का खड़े रह जाता है। तो इसलिए ये एक बेहतर एग्जांपल है। और एक एग्जांपल है, बचपन में आप लोगों ने पेन फाइट खेला होगा, अभी भी खेलते हो, मेरा भी बचपन है, मैं भी खेलता हूँ बहुत बार। तो पेन फाइट को जब आप मार रहे हो तो ये एक मार्कर, मान लो ये एक मार्कर, ये एक मार्कर, मैंने इस मार्कर को मारा, अरे यार ठीक से ये देखो गिर गया, जाने दो। मार्कर को जब मैंने मारा, इस मार्कर ने कम दिया ज्यादा दिया पता नहीं, लेकिन इस मार्कर ने भी इसको कुछ दिया। तो हर एक एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। जैसे तुम अपने दोस्त को बोलना बलून पकड़ने, एक बलून को फुलाना, उसको पकड़ने बोलना, तुम उससे मुक्का मारना जोर से, बलून भी फूटेगा, तुम भी उसे मार रहे हो। तो हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, बलून भी फूट रहा है, तुम भी मार रहे हो। तो ये भी एग्जांपल है। तो कई सारे एग्जांपल है। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जांपल खुद से लिखने का ट्राई करिए। 3-4 मैंने बता दिया आपको, 3-4 मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं। अब हम अपने अंत से पहले एक आखिरी टॉपिक देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंत करने से पहले एक आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक तो खत्म हुआ। प्रिंसिपल लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मानता हूं डिलीट हो चुका है, ठीक है, डिलीट हो चुका है, फिर भी जान लीजिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। पिछले साल था, किसके बुक में है, कहाँ क्या डिलीट हुआ है मेरे को नहीं पता, अभी आप लोग जान लीजिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कई सारे मोमेंटम होते हैं, एंगुलर मोमेंटम, फिर और भी कई सारे मोमेंटम होते हैं जो आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ना है। मैं बस सिंपल लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन के बारे में बता देता हूँ। इसके तहत, इस प्रिंसिपल के तहत, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ क्या लिखना, ऑफ ये लिख देना, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ऊपर, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द फोर्स नेट या फिर नेट फोर्स भी बोल सकते हो। नेट फोर्स क्या होगा, द फोर्स नेट या फिर द नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू क्या, जीरो, इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा। मीन्स चेंज इन मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, चेंज इन मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। तो ये कंजर्व्ड हो जाएगा ना, अगर फोर्स नेट ही जीरो हुआ तो ये कंजर्व्ड हो जाएगा, कंजर्व्ड। समझे नहीं ना? अब मैं एक्सप्रेशन को लिख के जब समझाऊंगा तब समझ में आएगा। जैसे फोर्स नेट बराबर आप लोग क्या जानते हो, अभी आप लोगों को दिखाया ना एक्सप्रेशन में, न्यूटन के सेकंड लॉ में, Pf माइनस पी आई, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो फोर्स नेट क्या होगा, अगर जीरो हुआ तो Pf माइनस पी इनिशियल। अब पी इनिशियल मान लो नेगेटिव से इधर आया तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, तो रिमेन कंजर्व्ड, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है बता रहा हूं, इसका फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बस खत्म, ये फॉर्मूला है। दो न्यूमेरिकल भी दिखा दे रहा हूं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ठीक है, ये लिख देना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पर एरो कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ लिख देना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द फोर्स नेट इज इक्वल टू जीरो मींस चेंज इन मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। चेंज इन मोमेंटम इसको अच्छे से लिखता हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा। चेंज इन मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम खत्म। अब एक बात कहना है, गन बुलेट सिस्टम भी एक होता है, उसको थोड़ा सा अलग से समझाना पड़ता है, लेकिन मैं उसे अब नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एक होता है रिकॉइल वेलोसिटी, एक होता है मजल वेलोसिटी, उसमें और कुछ है ही नहीं समझाने का। फिर भी अगर समझ में आया तो जितना ज्यादा कमेंट्स आएगा, जितना ज्यादा लाइक करोगे, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट वो तभी तो समझ में आएगा ना मेरे को कि आप इतने सारे लाइक्स दे रहे हो। ठीक है, चलिए वो सब बात का बात है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने खत्म कर दिया। अब एक दो न्यूमेरिकल आपको दिखा रहा हूं इसके ऊपर। ठीक है, लेट मी सी मिलता है कि नहीं। लेट मी सी। अरे यार, चलिए, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बुलेट रिलेटेड ही है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, दोबारा मत लिखिए, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम mass is horizontally fired with a velocity 150 मीटर पर सेकेंड। 150 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं इसको, 150 मीटर पर सेकेंड, या फिर उसका टू दी पावर -1 लिखते हैं, क्योंकि वो नीचे से ऊपर चला गया। फ्रॉम अ पाइवट, अरे यार मिक्स हो गया, फ्रॉम अ पाइवट बोल रहा हूं, सॉरी, फ्रॉम अ पिस्तौल। ठीक है, फ्रॉम अ पिस्तौल of mass 2 kg, what is the recoil velocity of the pistol? What is the recoil velocity of pistol? ठीक है, तो बताओ क्या होगा रिकॉइल वेलोसिटी। क्या क्या गिवन है उसको पहले लिखो। मास ऑफ बुलेट अपन लोग को गिवन है 20 ग्राम। वेलोसिटी किसका दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टली फाइंड विद द वेलोसिटी। वेलोसिटी ये बुलेट का ही होगा। ठीक है, 150 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है, मास ऑफ पिस्तौल दिया है, पिस्तौल 2 kg दिया है। इसको अभी पहले केजी में करो, केजी में करोगे तो कितना आएगा, पॉइंट 10 होगा तो नहीं होगा, एक और जीरो बैठेगा तो, और एक जीरो तो 0.2 kg, 0.02 kg। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया था ना मैंने, बताया था कि नहीं, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो क्या फॉर्मूला बताया था, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, बोला था कि नहीं। अब मैं पागल हो जाऊंगा आप लोगों के पीछे, बोला था कि नहीं, m1u1 प्लस m2u2
अच्छा ये तो ठीक ही लिखा था, m1v1 प्लस m2v2, बताओ बताया था कि नहीं? तो उस हिसाब से हम लोग बैठाओगे, क्या बैठाओगे, क्या बैठाओगे यहाँ पर? m1 क्या होगा, m1 की जगह पे क्या लिखोगे? मास ऑफ बुलेट लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिखोगे? अरे m1 तो है ही, मास तो है ही, तो मास की जगह पे क्या लिखोगे? मास ऑफ बुलेट लिखोगे। तो आप लोग लिखोगे 0.02 प्लस, ये तो मास है बुलेट का, फिर क्या लिखोगे? प्लस तो नहीं, इनटू, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या था? 0 था ना? अरे इनिशियल तो 0 होगा, फिर m2 भी रिमेन सेम 0.02 इनटू कितना होगा? मास। अब इनिशियल वेलोसिटी u2 होगा, अब u2 क्या था? u2, अच्छा m2 यहां पर, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, m2 यहां पर मास ऑफ गन होगा, तो मास ऑफ गन क्या था? 2, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही था, तो 2 इंटू 0। इसको ऐसे काम करता हूं, 1 ना लिख के ऐसे लिखता हूं, देखो मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, है ना? आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी, और क्या था? नहीं ऐसे भी लिख सकते हो, वरना ऐसे लिखो, बुलेट, मास ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, क्या था बताओ? तो देखो मास ऑफ बुलेट आप लोगों को पता है कितना है? मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ था? 0.02 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट आप लोगों को पता था कितना है? कितना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट? 150 फाइनल वेलोसिटी, प्लस मास ऑफ गन आप लोगों को पता है, बिल्कुल पता है, कितना है? 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन ही तो निकालना है, रिकॉइल वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ गन, तो यही हमको निकालना है। तो अब क्या करोगे, ये तो 0.02 इंटू 0 है, तो 0 जिसके साथ भी प्रोडक्ट करोगे 0 को, तो 0 ही होगा, इसको भी 2 इंटू 0, तो ये भी 0 होगा, तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 इक्वल टू 0.02 इंटू 150, ये कितना होता है बताओ, जल्दी बताओ, 0.0 ये कितना होता है? इसका वैल्यू 3 होगा, देख लेना, इसका वैल्यू 3 होगा, प्लस 2 vg वेलोसिटी ऑफ गन। अब ये जब इधर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, तो -3/2, क्योंकि नीचे आ जाएगा, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ गन। अब काटो इसको तो पॉइंट में आएगा 1.5, तो वेलोसिटी ऑफ गन कितना होगा? -1.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड। कैसा लगा? मजा आया? अच्छा लगा? समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे अगर और न्यूमेरिकल्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो पक्का लिखिए, ठीक है? ये न्यूमेरिकल में ऐसा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। मास ऑफ बुलेट दे दिया है, सब मैंने लिख भी दिया हूँ, गिवन सब, ठीक है? यहाँ लिख देता हूँ गिवन, ठीक है? ये एक न्यूमेरिकल आपको जस्ट बता दिया कैसे करना है इसको आंसर, ठीक है? इस टाइप से आप क्वेश्चन अगर गूगल से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत सारा, प्रैक्टिस करिए, बुक भी है तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है? और मैं बोल नहीं रहा, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़िए, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करिए, ठीक है? थैंक यू।